अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं और उसका टाइटल है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं? सीपीयू जब भी डाटा एक्सेस करता है तो उस डाटा एक्सेस करने के मल्टीपल वेज हैं। तो डाटा को एक्सेस करने के जो वेज हैं उन वेज को हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। तो जो 8051 है इसके अंदर 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। 5 एड्रेसिंग मोड्स होने का मतलब ये है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो सीपीयू है वो 5 डिफरेंट वेज से डाटा एक्सेस कर सकता है। वो मोड्स या वो वेज कौन कौन से हैं उनका नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अभी तक हमने जो चैप्टर 0 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक स्टडी किया है उसमें हम बेसिकली ये एड्रेसिंग मोड्स यूज़ कर रहे थे। कोडिंग के अंदर हम ये मोड्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमने उनको नाम असाइन नहीं किया था। तो अब हम जो सीपीयू का जो डाटा एक्सेस करने का वे है, हर वे को एक स्पेशल नेम असाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एड्रेसिंग मोड है उसका नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है कि अगर आप किसी रजिस्टर के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू मूव करें, तो सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर ए है फॉर एग्जांपल, तो आप उस रजिस्टर ए के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू 25 हेक्सा मूव करवा रहे हैं, तो इस सीपीयू का इस तरह कांस्टेंट वैल्यू को एक्सेस करना कि आप डायरेक्ट वैल्यू रजिस्टर के अंदर मूव करवा दें, इस वे को, इस मोड को एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सबसे बड़ी इसकी निशानी ये है कि ये हैश साइन के साथ स्टार्ट होगा। मूव ए हैश 25, हैश आपको पता है कि ये वैल्यू को शो करता है। तो जो 25 वैल्यू है वो ए के अंदर जा रही है, तो ये इस एड्रेसिंग मोड को हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहेंगे। R4 हैश 62 ये भी इमीडिएट है। ये सारे एग्जांपल्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वो मोड है जिसके अंदर आप किसी रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू मूव करवा देते हैं। अब इसकी और एग्जांपल इस तरह भी है, फॉर एग्जांपल आपने EQ को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया काउंट, और उस काउंट को आप R4 के अंदर मूव करवा रहे हैं। तो ये ऐसे ही है कि आप मूव कर रहे हैं R4 के अंदर हैश 30, तो ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इस तरह आपने माई डाटा एक स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है, तो ये DPTR रजिस्टर के अंदर हम इसको जो DPTR माई डाटा, जो इसकी जो DPTR की वैल्यू अगर 200 है तो जब हम इस तरह एक लेबल के साथ हैश करके उसको DPTR रजिस्टर के अंदर मूव करते हैं, तो उस लेबल का जो एड्रेस है वो DPTR रजिस्टर के अंदर सेव हो जाता है। और ये ORG 200 है, तो ये माई डाटा 200 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डाटा DPTR के अंदर माई डाटा का जो स्टार्टिंग एड्रेस है 200, ये वाली वैल्यू DPTR रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की सेकंड एग्जांपल्स हैं। थर्ड एग्जांपल ये पहले भी हम देख चुके हैं, मूव P1 55 एग्जा। आप पोर्ट P1 के ऊपर काफ़ी वैल्यूज़ चैप्टर 4 के अंदर मूव करवाते रहे हैं। जब भी आप किसी भी पोर्ट के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू मूव करवाते हैं तो बेसिकली उस टाइम हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट CPU का जो डाटा एक्सेस करने का वे है उसको कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है कि जब आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करते हैं तो उस मोड को हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मूव AR0, मूव R2A एंड सो ऑन, ये सारी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स की एग्जांपल्स हैं। तो आप ये सारी कोडिंग में पहले यूज़ करते रहे, तो बेसिकली अब चीज़ें वही हैं, अब हम उनको एक स्पेसिफिक नेम असाइन कर रहे हैं। तो जब आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करते हैं तो उसको हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहेंगे।
और ये जाहिर सी बात अंडरस्टूड है कि जब आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करेंगे तो दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एक 8 बिट का रजिस्टर है तो R0 भी 8 बिट का है। और दूसरा कि जब आपने R0 से R7 तक जो रजिस्टर्स हैं उनके आपस में जब उनका डाटा मूव करना है तो वो डायरेक्टली आप अलाउ नहीं कर सकते। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में मूव R4 R7 या एक R रजिस्टर से दूसरे R रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव नहीं कर सकते। आपको दरम्यान में A या B रजिस्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पढ़ा है और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ा है। इन ये दोनों इमीडिएट डायरेक्ट वैल्यू मूव करने के लिए यूज़ होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर डाटा मूव करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर हमने रैम से डाटा एक्सेस करना है, किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाना है, तो उस लोकेशन से मेमोरी रैम की किसी भी मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाना, अगर आप उस वे को हम कहेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या है, रैम की किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा लेकर उसको किसी रजिस्टर के अंदर मूव करवाना है। तो ये भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने मूव A4 या मूव AR4, तो इट मीन्स कि आप रैम लोकेशन 4 से डाटा मूव कर रहे हैं A के अंदर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R4A मूव AR4। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप रजिस्टर का नाम भी लिख सकते हैं डाटा के अंदर मूव करवाने के लिए, या उस रजिस्टर का जो रैम के अंदर एड्रेस बनता है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो R4 का एड्रेस है वो 4 है, तो आप मूव AR4 भी लिख सकते हैं और मूव A सिंपली 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हैश का साइन नहीं आ रहा जिस तरह इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में था। जब हैश का साइन नहीं आएगा तो वो, और आप अगर मेमोरी से डाटा रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मूव R0 40 हेक्सा, इसका मतलब ये है हैश का साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि 40 हेक्सा मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाएं और R0 रजिस्टर के अंदर सेव कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल है मूव A56A, तो इट मीन्स कि A की जो वैल्यू है वो 56 हेक्सा लोकेशन ऑफ रैम उसके ऊपर सेव कर दें। तो रैम से डाटा उठाकर रजिस्टर के अंदर लेके आना या रजिस्टर से डाटा रैम के अंदर भेजना, इस एड्रेसिंग मोड को हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। अब कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स P0 P1 P2 P3, ये भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जिनका स्पेशल एक फंक्शन है। तो आप स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, आप उनको उनके नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और उनके एड्रेसेस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है मूव 0E0H #25 हेक्सा। अब ये जो 0E0H है ये रैम के अंदर जो रजिस्टर A है उसका एड्रेस है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मूव A55 हेक्सा, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं मूव 0E0H। तो ये दोनों सेम हैं। अब ये दूसरी एग्जांपल है मूव 0F0H R0 और मूव B R0, ये दोनों सेम है क्योंकि B का जो एड्रेस है वो 050H है। तो नॉर्मली अगर किसी रजिस्टर कोडिंग के अंदर हम रजिस्टर का नेम यूज़ करना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें एड्रेसेस वगैरह रजिस्टर्स के वो उस टाइम याद नहीं होते, तो हम प्रेफर करते हैं कोडिंग के अंदर कि हम एड्रेस यूज़ ना करें बल्कि उस रजिस्टर का नाम यूज़ कर लें। अब ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। कम्युलेटर A रजिस्टर है उसका ये एड्रेस है 0E0H, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। B रजिस्टर है उसका 0F0H एड्रेस है, एंड सो ऑन। ये पोर्ट्स हैं, इनके एड्रेसेस गिवन हैं। तो आप इन सब रजिस्टर्स को इनके नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और इनके एड्रेसेस के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, इनको ये टाइमर से रेलिवेंट हैं और इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी डिटेल और इनकी वर्किंग भी देखेंगे। अभी जैसे हम ये बता रहे हैं कि ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं और इनको आप इनके नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इनके जो एड्रेसेस हैं
इनके एड्रेसेस के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल है राइट कोड टू सेंड 55 हेक्सा टू पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 यूजिंग देयर नेम्स एंड देयर एड्रेसेस। कि आप पोर्ट P1 और P2 के ऊपर 55 हेक्सा वैल्यू मूव करें, उनका नेम को यूज़ करते हुए और उनके एड्रेसेस को यूज़ करते हुए। तो नेम को यूज़ करते हुए तो आपको पता है मूव ए के अंदर आप 55 पहले मूव करवाएं, फिर इस ए को पोर्ट P1 के ऊपर सेंड कर दें, फिर इसी ए को P2 के ऊपर सेंड कर लें। अब टेबल जो ऊपर हमने देखा है उसमें हमें पता चला है कि जो P1 है उसका एड्रेस है 81 पोर्ट P1 का, और पोर्ट P2 का एड्रेस है A0। तो आप जहाँ पे P1 है उसकी जगह 80 हेक्सा लिख सकते हैं, और जहाँ पे P2 है उसके जगह पे A0H या 0A0H लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोड्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। ओके, अब नेक्स्ट है जो ओनली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज़ अलाउड फॉर पुशिंग और पॉपिंग इन द स्टैक। तो स्टैक के अंदर आपने अभी तक देखा होगा कि स्टैक के अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं पुश 5 या पुश या पॉप के बाद एक नंबर लिखा होता है, तो इसको हम जो पुश और पॉप की जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वो अलाउ करती है। इसका मतलब यह है कि आप इस तरह लिखा है पुश 05, आप इस तरह नहीं लिख सकते कि पुश R5, पुश 0E0H। अब ये 0E0H ए का एड्रेस था, तो अब ये ए की वैल्यू को पुश करेगा। इस तरह पॉप 0F0H, तो ये बी का एड्रेस है 0F0H, तो अब ये बी की वैल्यू जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको बी के अंदर सेव करेगा। तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के बाद आप जस्ट नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और वो नंबर्स क्या होंगे, वो रजिस्टर के एड्रेसेस होंगे जिनको आप पुश कर रहे हैं या जिनसे वैल्यू स्टैक के अंदर सेव करवा रहे हैं, या जिनको पॉप कर रहे हैं। पॉप करने का मतलब कि आप स्टैक से टॉप ऑफ द स्टैक से डाटा उठाकर उस रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है, उसका नाम है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, पहले रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था, उसमें ये था कि आप रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली रैम का एड्रेस यूज़ करते हुए रैम से डाटा उठाकर रजिस्टर के अंदर लेके जा रहे थे, या रजिस्टर से डाटा डायरेक्टली रैम के एड्रेस के ऊपर उसको सेव कर रहे थे। अब अगर आप जो रैम का एड्रेस है वो रजिस्टर R0 या R1 के अंदर सेव कर लें, तो और फिर डाटा मूव करवाएं, तो फिर भी डाटा रैम की लोकेशन पे जाएगा, लेकिन अब एड्रेस क्योंकि R0 और R1 के अंदर सेव होगा, तो इस वजह से इस एड्रेस को, इस मोड को हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये एट द रेट ऑफ साइन के साथ स्टार्ट होगा, और ये जस्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में सिर्फ R0 और R1 रजिस्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मूव ए R0 है, मूव ए एट द रेट ऑफ R0, इसका मतलब ये है कि R0 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उस रैम की उस लोकेशन से डाटा उठाओ और ए के अंदर ले जाओ। मूव एट द रेट ऑफ R1 बी, इसका मतलब ये है कि बी से डाटा उठाओ और R1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उस रैम के उस एड्रेस पे डाटा सेव कर दो। तो एट द रेट ऑफ बेसिकली एट द रेट ऑफ R0 और एट द रेट ऑफ R1, तो ये क्या करेगा, R0 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको एक एड्रेस के तौर पर ट्रीट करेगा, और इस एड्रेसिंग मोड को अगर आप एट द रेट ऑफ R0 और R1 करके डाटा रैम के अंदर मूव करवाते हैं या उससे एक्सेस करते हैं, तो इस एड्रेसिंग मोड को हम कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसमें सिर्फ दो रजिस्टर्स अलाउड हैं और वो हैं R0 और R1। अब इस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की एग्जांपल्स हैं कुछ। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द वैल्यू 55 इनटू रैम लोकेशन 40 to 41 यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि 55 वैल्यू को मूव करें 40 एक्सा लोकेशन पे और 41 एक्सा लोकेशन पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए, विदाउट ए लूप एंड विद ए लूप।
अब ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि आपने 40 एग्जा और 41 एग्जा पे वैल्यू मूव करवानी है, तो पहले ए के अंदर 55 स्टोर करवा लें, फिर ए को डायरेक्ट 40 एग्जा पे मूव करवा दें और ए को डायरेक्ट 41 एग्जा पे इसकी वैल्यू सेव करवा दें। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि आप रैम का डायरेक्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखते हैं। तो आपने क्योंकि R0 जो 40 एग्जा लोकेशन पे सेव करवाना डाटा, तो आप पहले 40 एग्जा को R0 के अंदर मूव करवा लें। अब आप अगर लिखेंगे मूव एट द रेट ऑफ R0 ए, तो ए की जो वैल्यू है वो R0 के अंदर 40 है, तो 40 एग्जा लोकेशन पे वो चली जाएगी क्योंकि साथ एट द रेट ऑफ लगा होगा। अब एक चीज़ नोट करें, अगर यहाँ पे एट द रेट ऑफ ना होता तो फिर ए की वैल्यू डायरेक्ट R0 के अंदर चली जाती, फिर R0 के अंदर पहले 40 एग्जा था, अब वो 55 एग्जा हो जाता। लेकिन जब आप लिखेंगे मूव एट द रेट ऑफ R0 ए, तो R0 की वैल्यू 40 एग्जा ही रहेगी। क्या होगा, जो रैम की लोकेशन 40 एग्जा है उस पर ए मूव हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट R0 के 1 से इंक्रीमेंट कर दें, दोबारा मूव एट द रेट ऑफ R0 ए, क्योंकि अब एक इंक्रीमेंट होगा तो पहले वैल्यू 40 थी, R0 की इंक्रीमेंट होने के बाद 41 होगी। दोबारा हमने मूव एट द रेट ऑफ R0 ए किया, तो ए की जो वैल्यू है वो R0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 41 एग्जा लोकेशन पे वो जाके डाटा सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए 40 एग्जा और 41 एग्जा को इस पे 55 वैल्यू मूव करवानी है, लेकिन अब लूप लगाना है। पहले तो मूव ए 55, R0 के अंदर स्टार्टिंग अपनी रैम का स्टार्टिंग एड्रेस वो 40 एक्स है। कितनी लोकेशन पे हमें डाटा सेव करना है, वो दो हैं, 40H और 41H, दो लोकेशन है। तो ये काउंटर है हमारा R2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। R2 के अंदर 2 वैल्यू मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे लूप लग रहा है, मूव एट द रेट ऑफ R0, ए की जो वैल्यू है वो R0 लोकेशन के ऊपर जो डाटा पड़ा है उस पर सेव कर दें, जो कि 40 एक्स है। तो ये 40 एक्स लोकेशन पे डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट होगा, जो काउंटर आप कह लें, जो रैम का इंडेक्स है जो पहले 40 था, उस इंडेक्स को हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और काउंटर की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर दी, क्योंकि हमने पहली वाली वैल्यू सेव कर ली थी 40 एग्जा पे। अब काउंटर डिक्रीमेंट हो गया, दोबारा फिर अगेन पे आ जाएगा और अगेन पे दोबारा आएगा तो R0 में 41 होगा, तो मूव एट द रेट ऑफ 41 एग्जा पे वो 41 एग्जा लोकेशन पे डाटा 55 चला जाएगा। तो ये जो लूप वाला मेथड है ये हम उस टाइम पे यूज़ करेंगे जब आपने एक से ज़्यादा मल्टीपल फॉर एग्जाम्पल 50-60 में हमें लोकेशन पे डाटा सेव करवाना है। तो उस टाइम पे आप मैनुअली तो ये डाटा नहीं करवा सकेंगे, तो उस टाइम पे हम ये लूप लगा कर और जो रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है उसको R0 या R1 के अंदर मूव करवाएंगे और उसको 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जितनी लोकेशंस पे हमें डाटा सेव करना है उतना काउंटर एक बना लेंगे किसी रजिस्टर के अंदर और काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये इसका एडवांटेज बताया हुआ है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एडवांटेज ये है कि आप रैम को, मेमोरी को डायनामिकली यूजिंग लूप उसकी जितनी मर्जी लोकेशंस आप वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू क्लियर द 16 रैम लोकेशन स्टार्टिंग एट रैम एड्रेस 60 एग्जा। तो हमारे पास रैम है, उसकी हमने 16 लोकेशंस को क्लियर करवाना है, मतलब ज़ीरो करना है, जो भी डाटा है वहाँ पे उसको ज़ीरो करना है और रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है 60 एग्जा। तो हम क्या करेंगे, 60 एग्जा R0 या R1 के अंदर मूव करेंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है तो आपने रैम का जो एड्रेस है वो R0 और R1 के अंदर सिर्फ मूव कर सकते हैं। काउंटर की वैल्यू आप किसी भी रजिस्टर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि 16 रैम लोकेशन को क्लियर करवाना है तो R7 के अंदर हमने काउंटर बनाया और उसके अंदर 16 लोड कर दिया और क्लियर ए कर दिया। ए की पहली वैल्यू या मूव ए के अंदर 0 पहले करवा लें। तो मूव एट द रेट ऑफ R1 ए, तो ए की जो वैल्यू है वो R1 की जो लोकेशन है उसमें 60 पड़ा है तो 60 एक्सा लोकेशन पे ए जाएगा और ए पे 0 है तो वो 60 एक्सा लोकेशन क्लियर हो जाएगी। फिर R1 का इंक्रीमेंट किया तो वो 61 हो जाएगा, फिर 61 पे ए जाएगा, ए 0 है तो वो क्लियर हो जाएगा और ये लूप 16 टाइम चलेगा। तो इस तरह जो स्टार्टिंग फ्रॉम द 60 एक्सा लोकेशन जो नेक्स्ट
60 एग्जा से ऑनवर्ड जो 16 रैम लोकेशंस हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी इस कोड से। अभी भी उसी तरह की एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी ए ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स डाटा फ्रॉम 35 हेक्सा टू 60 हेक्सा। कि आप एक प्रोग्राम लिखें कि रैम की 35 हेक्सा लोकेशन से डाटा उठाएं, 35 36 करते करते 10 बाइट्स आपने उठानी है और उनको मूव करवा दें 60 हेक्सा लोकेशन पे। तो इसका वे ये होगा कि काउंटर आपने कोई 10 बाइट्स उठानी है तो काउंटर के अंदर आपकी 10 वैल्यू आ गई, और एक 35 हेक्सा लोकेशन से मैं डाटा उठाना है तो वो R0 के अंदर मूव करवा दिया, और दूसरी रैम लोकेशन जहाँ पे डाटा सेव करवाना है वो 60 है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू एड्रेस की R1 के अंदर मूव कर दिया। तब हम करेंगे क्या, 35 हेक्सा लोकेशन से डाटा उठाएंगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए उसको किसी रजिस्टर के अंदर ले आएंगे और रजिस्टर से दोबारा 60 हेक्सा लोकेशन पे डाटा सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मूव ए एट द रेट ऑफ R0, तो R0 लोकेशन 35 लोकेशन से डाटा उठाओ, ए के अंदर आ गया, उस ए को मूव एट द रेट ऑफ R1 और उसी को उठाया ए से वो R1 लोकेशन, R1 पे 60 हेक्सा लोकेशन है उस पर सेव कर दिया। अब इंक्रीमेंट कर दिया R0 को ताकि पहली दफ़ा 35 हेक्सा से डाटा उठाया वो 36 हेक्सा से उठाएगा। फिर R1 को भी इंक्रीमेंट कर दिया ताकि पहले डाटा जो जा रहा था 60 पे जा रहा था अब दोबारा इंक्रीमेंट होकर वो 61 पे जाएगा। और जो काउंटर है क्योंकि 10 बाइट्स हमने करवानी है मूव, तो काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। 10 दफ़ा चलने से क्या होगा कि 35 36 एंड सो ऑन 10 बाइट्स का डाटा 35 स्टार्टिंग फ्रॉम 35 हेक्सा लोकेशन वो कॉपी हो जाएगा 60 हेक्सा लोकेशन से ऑनवर्ड जो 10 बाइट्स हैं उसके अंदर। अब ये नोट करना है आपने कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में R0 और R1 रजिस्टर ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो R0 और R1 का क्योंकि साइज़ 8 बिट है तो आप इससे जो रैम है उसी से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर उसकी जो रोम है उससे डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए हम R0 और R1 रजिस्टर यूज़ नहीं करते, बल्कि रोम से डाटा एक्सेस करने के लिए हम DPTR रजिस्टर यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। तो अभी तक आपने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में हमने ये पढ़ा है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में सिर्फ R0 और R1 रजिस्टर यूज़ होते हैं और उनके स्टार्ट में एट द रेट ऑफ साइन आता है, और ये इस एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए आप रैम की लोकेशंस को डायनामिकली एक्सेस कर सकते हैं। और रोम से अगर आपने डाटा एक्सेस करना है तो आप रोम से R0 और R1 से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको DPTR रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है जी इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अगर आपने रोम से डाटा एक्सेस करना है, R0 और R1 को हम यूज़ कर रहे थे रैम से डाटा एक्सेस करने के लिए, और DPTR को हम यूज़ कर सकते हैं रोम से डाटा एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपने रोम से डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, DPTR ये रजिस्टर है 16 बिट का, मूव सी ये इंस्ट्रक्शन है रोम से डाटा एक्सेस करने के लिए, मूव सी ए एट द रेट ऑफ ए प्लस DPTR। ए की वैल्यू DPTR रजिस्टर के अंदर ऐड होगी और उस लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा होगा रोम की लोकेशन पे वो ए के अंदर मूव हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा देख लें, ए प्लस DPTR का मतलब यह है कि DPTR रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वो पहले ए रजिस्टर के अंदर ऐड होगी, दोनों की एडिशन का जो रिज़ल्ट होगा उस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा होगा वो रोम की उस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा होगा वो कॉपी होके ए रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इन दिस प्रोग्राम अज्यूम दैट द वर्ड USA इज़ बर्न्ड इनटू द रोम। वो कह रहे हैं आप अज्यूम कर लें कि रोम के अंदर हमने जो ये USA वर्ड ये लिखा हुआ है और ये रोम की लोकेशन 200 पे पड़ा हुआ है। ये कोड से भी नज़र आ रहा है कि ORG 200 माई डाटा।
तो 200 लोकेशन पे जो डाटा सेव है वो US से है, 200 पे U सेव है, 201 पे S सेव है और 202 लोकेशन पे A सेव है। इस तरह 1 बाइट करके, क्योंकि U भी 1 बाइट का है, S भी 1 बाइट का और A भी 1 बाइट का। तो 200 हेक्सा लोकेशन से 202 लोकेशन तक हमारा जो डाटा पड़ा है वो US से है। एंड द प्रोग्राम इज़ बर्न विद रोम लोकेशन स्टार्टिंग एट 0। तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये रोम के अंदर सेव किया हुआ है और उसकी स्टार्टिंग लोकेशन प्रोग्राम की वो 0 हेक्स है। एनालाइज हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स एंड स्टेट्स वेयर द US इज स्टोर्ड आफ्टर दिस प्रोग्राम इज़ रन। तो अगर ये प्रोग्राम रन करेंगे तो जो वर्ल्ड पहले 200 हेक्सा लोकेशन पे सेव था, अब वो कहाँ पे सेव है। तो प्रोग्राम को हम देखते हैं। ORG00 स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द रोम, मूव DPTR 200। तो हम DPTR रजिस्टर के अंदर रोम का वो एड्रेस मूव करवा रहे हैं जहाँ पे हमारा डाटा सेव है। डाटा हमारा 200 हेक्सा लोकेशन पे सेव है और इसके बाद हम क्लियर करवा रहे हैं A की वैल्यू अब 0 है। तो अब 0 जब DPTR में ऐड होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, मूव C एट A के A के अंदर वैल्यू मूव करवाओ। कहाँ से उठानी है वैल्यू, A प्लस DPTR। A के अंदर तो 0 पड़ा है पहले से, तो मूव एट द रेट ऑफ DPTR। DPTR की वैल्यू क्या है 200 हेक्सा लोकेशन से डाटा उठाओ रोम की और उसको A के अंदर मूव कर दो। 200 हेक्सा पे क्या पड़ा है, U पड़ा है, वो U अब A के अंदर आएगा, A से अब वो R0 के अंदर चला गया। उसके बाद हमने DPTR रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब DPTR पहले 200 था, वो 201 हो गया और A के अंदर U आ गया था, तो A को हमने दोबारा क्लियर करवा दिया, वरना U का जो ASCII है वो DPTR के अंदर ऐड हो जाता। तो A को साथ साथ हमने क्लियर करवाना है। अब A दोबारा 0 हो गया और DPTR 201 है। तो अब ये मूव C A एट द रेट ऑफ A प्लस DPTR, ये 201 लोकेशन से डाटा उठाएगा रैम की, रोम की। तो वहाँ पे S पड़ा हुआ है, S को उठा के A के अंदर ले आएगा और A से फिर R1 के अंदर वो चला जाएगा। इसी तरह फिर वो इंक्रीमेंट होगा, A को क्लियर करवा दिया तो अब 202 से A उठाएगा, A की ASCII उठाएगा, A के अंदर जाएगा और A की वैल्यू R2 के अंदर चली जाएगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो जो U है वो R0 रजिस्टर के अंदर आ चुका होगा, S जो है वो R1 के अंदर आ चुका होगा और जो A है, A या S या U, इनका ASCII बेसिकली वो R2 के अंदर, अब जो A का ASCII है वो R2 के अंदर आ चुका होगा। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हम DPTR को यूज़ करते हुए किसी भी रोम लोकेशन से डाटा किस तरह एक्सेस करते हैं। तो आइडिया मेन ये था कि उस जहाँ रोम की जिस लोकेशन से आपने डाटा एक्सेस करना है उसका स्टार्टिंग एड्रेस DPTR के अंदर आप मूव करवा दें और A को साथ साथ क्लियर रखें। अदरवाइज़ एक जो वैल्यू है वो DPTR के अंदर ऐड हो जाएगी और वो किसी और लोकेशन को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। और साथ साथ अगर आपने कंसेक्टिव लोकेशंस पे डाटा एक्सेस करना है तो आप DPTR की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाएं और साथ साथ A को क्लियर करते जाएं। इसके बाद है जी लुकअप टेबल। ये भी DPTR की एग्जांपल है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड की, इसे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की। ओके, लुकअप टेबल समटाइम्स इस तरह होता है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप कोडिंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप स्केयर इजीली फाइंड नहीं कर सकते या स्केयर रूट नहीं फाइंड कर सकते या क्यूब नहीं फाइंड कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ पहले से प्रोग्राम के अंदर सेव कर लेते हैं। तो उसको हम लुकअप टेबल कहते हैं कि जहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कुछ बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है तो वह आप पाई प्रोग्राम में कहीं लिख नहीं सकते। अगर आप उसकी कहीं वैल्यू डिफ़ाइन कर लें एक टेबल के अंदर तो आप उस टेबल से जब प्रोग्राम के अंदर जब भी आपको रिक्वायर्ड है आप टेबल से वहाँ से डाटा एक्सेस कर लें। तो वो टेबल जहाँ पे आपका डाटा जो या वैल्यूज़ जो आपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी होती हैं उसको लुकअप टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट दी एक्स वैल्यू, कि आप P1 पोर्ट से जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं उसको आप x का नाम दें
वो जो भी वैल्यू हो उसका स्केयर आप पोर्ट 2 पे सेंड कर दें। तो आप पी इस प्रोग्राम के एग्जांपल का पर्पज़ ये है कि आप पोर्ट पे 1 से एक्स वैल्यू लें और उसका स्केयर लेकर आप पोर्ट P2 के ऊपर सेंड कर दें। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट वे तो ये है कि आप पहले P1 से डाटा लें, उसका मैनुअली अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए उसका स्केयर फाइंड करें। स्केयर फाइंड करके आप उसको पोर्ट P2 पे सेंड कर दें। एक वे तो ये है। सेकंड वे ये है कि आप जो x की जो वैल्यूज़ हैं और जो उनका स्केयर है वो एक टेबल के अंदर हर वैल्यू का पॉसिबल स्केयर वो पहले से डिफ़ाइन कर लें, और जो भी x की वैल्यू है आप स्केयर उसका कैलकुलेट ना करें बल्कि टेबल से उठाएं और पोर्ट P2 के ऊपर सेंड कर दें। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला मेथड यूज़ किया गया। तो यहाँ पे ये 0 का स्केयर है 0, 1 का स्केयर है 1, 2 का स्केयर है 4, 3 का स्केयर है 9, 4 का स्केयर है 16 एंड सो ऑन अप टू 9। 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं हमने उनका स्केयर पहले से ही सेव कर लिया हुआ एक टेबल के अंदर, और टेबल रोम के अंदर 300 हेक्सा लोकेशन पे सेव कर दिया। ये हमारा मेन कोड है, और ये रोम का जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 लोकेशन ऑफ द रोम, और ये हमारा 300 लोकेशन पे हमने अपना टेबल लुकअप टेबल वो सेव किया हुआ है। तो मूव DPTR 300 इस टेबल का एड्रेस स्टार्टिंग DPTR के अंदर डाल दिया। मूव A 0FF और A को P1 के अंदर मूव करवा दिया। ये इस वजह से कर रहे हैं कि पोर्ट P1 इनपुट पोर्ट बन जाए। जब आपको पता है जब पोर्ट के ऊपर सारे 1 सेंड करते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में तो वो इनपुट के तौर पर कन्फिगर हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मूव A P1 पोर्ट से डाटा ले रहे हैं, उसको A के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो अब वो जो भी डाटा आएगा अज्यूम करें कि हम उसको x कह रहे हैं, और साथ हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 9 तक होगी। ये अंडर द अजम्पशन है जो ऊपर लिखी नहीं हुई, क्योंकि हमने जो स्केयर है वो 0 से लेकर 9 तक जस्ट सेव किया है। तो जो भी वैल्यू आएगी पोर्ट P1 से अज्यूमिंग कि वो 0 से लेकर 9 तक के दरमियान में है, वो वैल्यू अब A के अंदर आ गई। फॉर एग्जाम्पल वो 2 था तो 2 वैल्यू पोर्ट P1 के ऊपर हमें डाटा 8 पिन पे जो डाटा अप्लाई किया वहाँ पे 2 आया, वो 2 हम A के अंदर सेव कर दिया। तो अब क्योंकि 2 आया था फॉर एग्जाम्पल कि पोर्ट P1 के अंदर आपने 2 अप्लाई किया था तो P1.0 और P1.1 पे 1 था, बाकी सारी पिन्स पोर्ट P1 की 0 थी। तो अज्यूमिंग कि A के अंदर 2 आया, तो अब ये 2 ऐड होगा 300 में, तो ये बन जाएगा A प्लस DPTR, इसकी वैल्यू बन जाएगी 302। तो 302 लोकेशन पे ये 30 लोकेशन है, ये 301 है और ये 302 है। 302 से जो 2 का स्केयर है वहाँ पहले 4 पड़ा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 302 लोकेशन से डाटा उठाएगी, A के अंदर मूव कर देगी और A से दोबारा वो P2 के ऊपर चला जाएगा और S जंप बैक, और यही काम बार बार होता रहेगा। तो इस तरह बेसिकली जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी पोर्ट P1 से वो A के अंदर जाएगी और A से DPTR के अंदर ऐड होके उसका लुकअप टेबल से हम उसका स्केयर उठाएंगे और पोर्ट P2 के ऊपर सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x का स्केयर है वो हम कोई लॉजिकल या अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर रहे इसका स्केयर फाइंड करने के लिए। हम जैसे क्या कर रहे हैं, हमने स्केयर या क्यूब जो भी हमने फाइंड करना था वो पहले ही प्रोग्राम के अंदर सेव किया हुआ है और उसको जस्ट टेबल से उठा के अपनी वैल्यू जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है, अगर आपने 8051 के साथ उसकी अपनी इंटरनल जो रोम है वो 4 किलोबाइट की है, अगर आप उसके साथ एक्सटर्नल कोई रोम इंटरफेस करते हैं तो उसको आप मूव एक्स इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस एक्सटर्नल रोम से डाटा एक्सेस कर सकते हैं।
ओके इन आपको पता है 8051 के अंदर 128 बाइट्स की जो रैम है वो अवेलेबल है, और उस रैम में से 30 लोकेशन से लेकर 7F लोकेशन तक हम जो रैम है उसको स्क्रैच पैड के तौर पर या जनरल पर्पस रैम उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू टॉगल P1 पोर्ट P1 को 200 टाइम टॉगल करें। यूज़ रॉम लोकेशन 32 हेक्सा टू होल्ड यूर काउंटर। तो रैम की जो लोकेशन है 32 हेक्सा उसको काउंटर के तौर पे यूज़ करें इंस्टेड ऑफ द R0 टू R7। R0 और R7 को यूज़ करने की बजाय आप रोम की किसी लोकेशन को काउंटर के तौर पे यूज़ करें। तो मूव P1 55, P1 के ऊपर स्टार्टिंग वैल्यू 55 मूव करवा दी। मूव 32 हेक्सा 200। अब ये देखें यहाँ पे जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ हो रहा है कि रैम की 32 हेक्सा लोकेशन पे 200 वैल्यू मूव हो रही है। आगे हमने लूप लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P1 एक कॉल डिले कुछ कॉल किया, DJNZ 32 हेक्सा। अब यहाँ पे देखें कोई रजिस्टर नहीं आ रहा, 32 हेक्सा आ रहा है। तो 32 हेक्सा के अंदर 32 हेक्सा लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ेगी उसमें 1 का डिक्रीमेंट करेगी, और उस पे वैल्यू पड़ी है 200, तो 200 में 1 का डिक्रीमेंट होगा 199 होगा। तो ये लूप 200 टाइम इस तरह चल जाएगा। तो बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि 30 लोकेशन से लेकर 7FH लोकेशन तक भी आप किसी रैम लोकेशन को एज ए काउंटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब अभी तक हमने जो एड्रेसिंग मोड्स देखे उनमें ये था कि आप 1 बाइट का डाटा वो रैम से रजिस्टर के अंदर या रजिस्टर से रैम के अंदर या रोम से रजिस्टर्स वगैरह के अंदर मूव करा थे, वो 1 बाइट का डाटा था। अब अगर हमने डाटा एक्सेस करना हो जो कि सिंगल बिट हो, कि 1 बिट का डाटा एक्सेस करना हो, तो वो अब हम देखते हैं कि वो हम किस तरह एक्सेस करते हैं। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जब आपने एक बिट का डाटा एक्सेस करना है तो आप सिर्फ रैम से कर सकते हैं। आप रैम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी भी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहाँ से आप बिट बाई बिट डाटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रोम है आप उसको बिट बाई बिट एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसकी बाइट पे बाइट 8 बिट का डाटा उसके अंदर सेव कर सकते हैं, 8 बिट का उठा सकते हैं। लेकिन रोम के अंदर आप बाइट बाई बाइट भी डाटा सेव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और बिट बाई बिट भी कर सकते हैं। तो अब ये हम देखते हैं, ये हमारे पास 8051 उसकी रोम है। इसकी स्टार्टिंग एड्रेस है 00 और इसका एंडिंग एड्रेस है 7F। तो डेसिमल में अगर आप देखें तो ये 00 से लेकर 128 बाइट तक ये बनते हैं। तो 00 से आपको पता है 00 to 07 रजिस्टर बैंक 0 है, आगे फिर रजिस्टर बैंक 1, 2 और 3। अब आगे जो लोकेशंस हैं ये 20 से लेकर रैम की बाइट नंबर 20 से लेकर बाइट नंबर 2F तक, ये सारी की सारी जो लोकेशंस हैं ये बिट एड्रेसेबल भी हैं और बाइट एड्रेसेबल भी हैं। तो ये जो सारी की सारी रैम है ये बाइट एड्रेसेबल है कि आप कोई सा भी एक बाइट, फॉर एग्जाम्पल ये 00 से ये एक 1 बाइट है, 20 ये रैम की 20 बाइट है, और 20 बाइट के अंदर 20 हेक्सा बाइट के अंदर ये उसकी फर्स्ट बिट है 00, ये उसकी सेकंड बिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड सो ऑन। तो 20 बाइट से लेकर 2F बाइट तक जो लोकेशंस हैं, इन बाइट्स के अंदर आगे जो फर्दर बिट्स हैं आप इन बिट्स को 1 बाई 1 बिट को 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इनसे डाटा भी उठा सकते हैं, इनके अंदर 1 बिट का डाटा सेव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 20 से लेकर 2F लोकेशन तक की जो रैम है ये बिट एड्रेसेबल है और बाइट एड्रेसेबल भी है।
बाइट एड्रेसेबल तो आपको पता है कि आपने जस्ट जिस तरह यहाँ पे लास्ट एग्जांपल के अंदर आपने 32 हेक्सा लोकेशन को एक्सेस किया था काउंटर की वैल्यू सेव करने के लिए, जो कि यहाँ पे कहीं आएगी। इस तरह आप किसी भी लोकेशन को उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं बाइट वाइज। अब बिट वाइज हम कैसे एक्सेस करेंगे और उसकी एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास सेट बी की जो इंस्ट्रक्शन है, ये किसी भी बिट को 1 करने के लिए और क्लियर किसी भी बिट को 0 करने के लिए। अब यहाँ पे देखें ये 40 सेट लिखा हुआ सेट बी 42 हेक्सा। तो जब आप सेट बी 42 हेक्सा लिखेंगे तो आपने ये 42 हेक्सा जो आप ये बिट एड्रेसेबल रैम उसका एड्रेस है। तो 42 हेक्सा कहाँ पे आएगा, ये वाला है। तो ये वाली जो लोकेशन है आपकी, ये जब सेट बी 42 हेक्सा लिखेंगे तो ये वाली 1 हो जाएगी लोकेशन। इस लोकेशन पे ये जो बिट है ये 1 हो जाएगी। इस तरह क्लियर 67, तो ये वाली जो 67 है, तो अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2C बाइट की जो 8th बिट है वो 1 हो जाएगी, सॉरी वो 0 हो जाएगी, क्लियर 67 है। इस तरह अगर सेट बी 28, तो ये इसका आपने देखना 28 यहाँ पे आ रहा है, तो इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि 25 हेक्सा लोकेशन की जो बाइट है उसकी बिट नंबर 1 जिसका एड्रेस है 28 वो 1 हो जाएगी। तो बेसिकली सेट बी या क्लियर के बाद जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो बिट एड्रेसेबल रैम है उसका एड्रेस है, और बिट एड्रेसेबल रैम का स्टार्टिंग एड्रेस 0 है और स्टार्टिंग बाइट उसकी 20 है और एंडिंग बाइट उसकी 2F है और एंडिंग बिट का जो एड्रेस है वो 7F है। एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल सेट बी 05, तो ये 05 बिट एड्रेसेबल में यहाँ पे आ रहा है ये 05, तो 20 हेक्सा लोकेशन, तो आप इसको ऐसे भी बिट 5 ऑफ रैम लोकेशन 20। इसका बेसिकली ये सेट बी क्या करेगा, सेट बी 05 ये रैम लोकेशन 20 की बिट नंबर 5 को सेट कर देगा। तो इस तरह जब आपने बिट एड्रेसेबल रैम को यूज़ करना है तो उस टाइम आपके एड्रेसेस आपको पता होने चाहिए कि आप किस तरह एड्रेस कौन सी रैम की बाइट पे कौन सी बिट को आप 1 या 0 कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपने नहीं रखनी, जो रैम है बाइट बाई रैम उसका मिनिमम एड्रेस 0 है और मैक्सिमम रैम का जो एड्रेस है बाइट एक्सेसिबल का वो 7F तक है, और जो बिट एड्रेसेबल रैम है वो भी उसका स्टार्टिंग बिट का एड्रेस भी 0 है और स्टार्टिंग एंडिंग बिट का एड्रेस भी 7F है। तो आप कह सकते हैं कि ये एड्रेसेस में आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो बिट एड्रेसेबल रैम है उसकी भी मिनिमम एड्रेस 0 है और मैक्सिमम एड्रेस 7F है। तो इट मीन्स आपके पास 128 बिट्स अवेलेबल हैं रैम के अंदर जिनको आप 1 या 0 अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं 1 बाई 1 बिट को, और आपके पास 128 बाइट्स अवेलेबल हैं जो कि जिनको आप बाइट बाई बाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बाइट एक्सेसिबल रैम है और जो बिट एक्सेसिबल रैम है दोनों की एड्रेस रेंज वो सेम है। और जो बिट एड्रेसेबल रैम है उसका बाइट एड्रेस क्या बनता है 20 बाइट से लेकर 2F बाइट तक, तो ये 16 बाइट्स बनती हैं और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो इस वजह से ये टोटल 128 बिट्स बन जाएंगी जो कि बिट बाई बिट एक्सेसिबल है। तो जो इंस्ट्रक्शंस जो कि आप सिंगल बिट के ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो दो तो हमने देखे, सेट बिट की है, आगे बिट का एड्रेस, क्लियर बिट उसको क्लियर करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, JB आगे बिट का एड्रेस और आगे कोई लेबल, अगर कोई पर्टिकुलर बिट 1 है तो आप इस लेवल पर जंप कर दें, JNB
अगर बिट 0 है तो जंप कर दें। JBC जंप टू टारगेट, मतलब लेबल पे आप जंप कर दें, लेबल पर जंप करें अगर बिट 1 है, और साथ ही उस बिट को क्लियर कर दें। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप सिंगल बिट की इंस्ट्रक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो कि आप बिट बाई बिट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट P0 से लेकर P3 तक आपको पता है कि आप पोर्ट्स की बिट्स को, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया है सेट बी P1.5, तो पोर्ट P1.5 P1 एक स्पेशल रजिस्टर है, इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ होता है, तो उसकी 5th बिट को आप हाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि पोर्ट 0 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, उसकी P0.0 उसका एड्रेस है 80। इस तरह P0 पोर्ट 0 पिन 1 उसका एड्रेस है 81 एंड सो ऑन। पोर्ट 0 पिन 7 उसका एड्रेस है 87। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सेट बी P1.0, ये वाला P1.0, या आप इसको उसके एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, सेट 90 है। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इक्विवेलेंट हैं। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं पोर्ट 0 पे, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ये 80, 90, A0 और B0 लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। तो रैम में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बनते हैं, इधर कोई जनरल पर्पज़ यहाँ पे दरमियान में है 80, 90, A0 और B0। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स वो यहाँ पे कहीं अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप जो स्पेशल फंक्शन SFR या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनको आप बिट पे बिट एक्सेस कर सकते हैं। उनमें से P0 से P3 तक हैं। ये बताया हुआ है कि पोर्ट 0 वो 80 हेक्सा लोकेशन पे अवेलेबल है रैम के अंदर, और ये उसकी फर्स्ट बिट है 80, सेकंड बिट है 81, 82 एंड सो ऑन। उसके बाद B स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, अकोमुलेटर है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, IP है, P3 है, IE और P2। तो ये जिन रजिस्टर्स के ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये बिट एड्रेसिबल हैं, और जिन पे ये नंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल TH1 ये टाइमर का रजिस्टर है, ये आगे हम स्टडी करेंगे, ये बिट एड्रेसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली जो टेबल है हमें ये बता रहा है कि कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये कम्युलेटर A है, B है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, IP है, पोर्ट्स हैं, ये बिट एड्रेसिबल है। TCON टाइमर का एक रजिस्टर है, ये भी बिट एड्रेसिबल है। तो ये बिट एड्रेसिबल है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बिट एड्रेसिबल नहीं है। अब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये भी बिट एड्रेसिबल रजिस्टर है, बेसिकली जिसको हम फ्लैग रजिस्टर्स कहते हैं। तो अब ये मेंशन है कि रजिस्टर A, B, IP, IE, AC, कम्युलेटर, SCON और TCON ये रजिस्टर्स ऐसे हैं जो कि बिट एड्रेसिबल हैं। बाकी स्पेशल फंक्शंस कुछ और रजिस्टर्स हैं जो कि बिट एड्रेसिबल नहीं हैं। और PSW इसमें आपको पता है कि RS1 बिट और RS0 बिट ये रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले हम ये देखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू सेव द कम्युलेटर इन R7 ऑफ बैंक 2। क्लियर, R7 जो A की वैल्यू है, A रजिस्टर की वैल्यू R7 के अंदर मूव करें ऑफ बैंक 2। तो पहले हम PSW.3 जो कि ये है RS1 और ये RS0, RS1 को पहले हम क्लियर करवा रहे हैं और RS
ज़ीरो के पहले 1 करवा रहे हैं, सॉरी ये सेट बी, ये फोर्थ बिट है RS1, तो इसको 1 कर रहे हैं, और RS0 ये थर्ड बिट है उसको 0 कर रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो बेसिकली हमने रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम मूव R7 करेंगे तो A का जो डाटा है वो R7 के अंदर चला जाएगा। अब आपने इंस्ट्रक्शन ये JNC और JC की इंस्ट्रक्शन तो आपने देखी हैं जो कि कैरी फ्लैग की बेस पे जंप करती हैं। अब अगर हमने ओवरफ्लो फ्लैग के ऊपर जंप लगाना हो कि ओवरफ्लो फ्लैग 1 है तब ये करें, अगर 0 है तब ये करें, तो उसके लिए कोई JOV की या JNOV की इंस्ट्रक्शन नहीं है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे वो है JB की इंस्ट्रक्शन, और साथ लिखेंगे PSW.2। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो रजिस्टर है उसकी बिट नंबर 2 वो OV है, ओवरफ्लो फ्लैग है। इस इंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 है तो टारगेट पे जंप कर जाओ। अब एक और एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू सेव द स्टेटस ऑफ द बिट P1.7 ऑन रैम एड्रेस बिट 05। तो P1.7 बिट जो पोर्ट P1 उसकी 7th बिट का स्टेटस लें और उसको रैम की एड्रेस 5 पे सेंड कर दें। तो आप मूव C P1.7 का जो भी स्टेटस है उसको कैरी फ्लैग के अंदर मूव करवाएं, और कैरी से आगे 05। तो क्योंकि ये सिंगल बिट है तो ये 05 जो बिट एड्रेसेबल रैम है उसके 05 लोकेशन पे कैरी को मूव कर देगा। इसके बाद जो हमारा अकोमुलेटर रजिस्टर है वो भी बिट एड्रेसेबल है। राइट ए प्रोग्राम, उसकी एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू सी इफ़ द रैम लोकेशन 37 हेक्सा कंटेन्स एन इवन वैल्यू। अगर रैम की लोकेशन 37 हेक्सा वो एक इवन नंबर वैल्यू है, इफ़ सो अगर वो इवन वैल्यू है सेंड इट टू P2, उसको पोर्ट P2 पे सेंड करें। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं है तो उसको इवन बनाएं और फिर उसको पोर्ट P2 पे सेंड कर दें। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मूव A 37 हेक्सा। 37 हेक्सा की जो वैल्यू है वो A के अंदर मूव कर देंगे। अब वो वैल्यू इवन होगी अगर A की जो सबसे LSB बिट है वो 0 है, क्योंकि इवन नंबर जो भी होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में उसकी LSB हमेशा 0 होती है। तो आगे ये कंडीशन लगाई हुई है जहाँ JNB अकोमोडेटर 0, A की 0th बिट को चेक करें, अगर वो 0 है तो इट मीन्स कि नंबर इवन है, यस लेवल पर जंप करें और उस नंबर को पोर्ट P2 के ऊपर मूव करवा दें। अगर अकोमोडेटर रजिस्टर या ए रजिस्टर की बिट 0 वो 0 नहीं है तो फिर यस पे जंप नहीं होगा, फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे A के अंदर, A की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और उस वैल्यू को हम A2 के अंदर मूव करवा देंगे। तो इस एग्जांपल में मेन पर्पस ये था कि ये बताना कि आप जो अकोमोडेटर रजिस्टर है उसको बिट पे बिट एक्सेस कर सकते हैं। Okay, the status of bits P1.2 and P1.3 of IO port P1 must be saved before they are changed। तो हमने P1.2 और P1.3 का जो स्टेटस है उसको कहीं सेव करना है। राइट ए प्रोग्राम टू सेव द स्टेटस ऑफ P1.2 इन बिट लोकेशन 06 एंड स्टेटस ऑफ P1.3 इन बिट लोकेशन 07। तो क्लियर 06, तो ये रैम की जो 06 बिट लोकेशन है उसको क्लियर कर देगा। क्लियर 07 लोकेशन को क्लियर कर देगा। उसके बाद JNB P1.2 ओवर, अगर P1.2 0 है तो ओवर पर जंप कर दें, और अगर 1 है तो 06 लोकेशन को 1 कर दें। इसी तरह JNB P1.3, अगर P1.3 0 है तो नेक्स्ट पे जंप कर दें, अगर वो 1 है तो 07 लोकेशन को 1 कर दें। तो इस एग्जांपल का बेसिक पर्पस ये था कि आपको ये बताया जाए कि आप किस तरह रैम की इंडिविजुअल बिट्स को डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन
सेट या रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये रैम की 06 लोकेशन है और ये 07 है, तो आप इनको नेम भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रैम 0 नाम दे देता हूँ कोई, EQ आगे लिख देता हूँ 06, रैम 1 EQ 07। तो आप जो लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये 06 है, 07 है, उनको स्टार्ट में एक नेम भी असाइन कर सकते हैं। नेम असाइन कर लें। अब जहाँ जहाँ पे ये 06 है वहाँ पे आप रैम 0 यूज़ कर सकते हैं वर्ड, और जहाँ पे ये 07 है वहाँ पे आप रैम 1 यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह आप कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो जो EQ डायरेक्टिव है इसको आप यूज़ कर सकते हैं बाइट, पहले भी आप इसको यूज़ करते रहे बाइट का डाटा उसको डिफ़ाइन करने के लिए, और इसको आप बिट, किसी बिट को नेम असाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये बिट डायरेक्टिव है, ये भी मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं सिंगल बिट को वेरिएबल नेम असाइन करने के लिए। जो EQ डायरेक्टिव है ये मोस्ट कॉमनली ये बाइट का डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको बिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये बाइट के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी बिट के डाटा को नेम असाइन करना है, सिंगल बिट के डाटा को, तो उसके लिए ये बिट डायरेक्टिव है। यहाँ पे एग्जांपल की मैंने कि P1.7 पोर्ट है, उसको नाम असाइन कर दिया LED के साथ, P2.0 है उसको स्विच के साथ, एंड सो ऑन। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ये भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप बिट को भी यूज़ कर सकते हैं और EQ को भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल बिट को डिफ़ाइन करने के लिए। P1.7 को अब नाम असाइन कर रहे हैं स्विच का, और ये एग्जांपल्स आप इसकी वर्किंग अब आप देख सकते हैं खुद ही। ये नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 8052 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 128 बाइट्स की रैम एक्स्ट्रा अवेलेबल है। उस रैम को भी आप रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू या @R0 और @R1 के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट हमारी जो लास्ट एग्जांपल है, assume that the on chip ROM has a message, write a program। आप assume करें कि एक ROM है, उसके अंदर एक मैसेज सेव है, write a program to copy it from the code space। अब जो आपका प्रोग्राम होता है, कोड होता है, वो ROM के अंदर सेव होता है, और जो रन टाइम की कैलकुलेशंस हो रही होती हैं उसके अंदर रैम यूज़ हो रही होती है। write a program to copy it from the code space into the upper memory space starting at 80 hexa location। तो आप एक प्रोग्राम लिखें जो कि उस मैसेज को रोम्स से उठाए और अपर मेमोरी स्पेस रैम के अंदर सेव कर दे। आल्सो एज यू प्लेस ए बाइट इन द अपर रैम, जब आप अपर रैम के अंदर या 80 हेक्सा लोकेशन रैम के अंदर जब डाटा सेव करें तो उस डाटा की कॉपी पोर्ट P0 पर भी सेंड करें। तो ये आपके अज्यूम करें कि ये 300 हेक्सा लोकेशन पे ये आपका डाटा एक मैसेज पड़ा हुआ है, द प्रॉमिस ऑफ वर्ल्ड पीस। अब ये 300 हेक्सा लोकेशन पे T पड़ा होगा, 301 पे H पड़ा होगा, फिर आगे E, फिर आगे स्पेस एंड सो ऑन। तो एंड पे ये कॉमा लगा के 0 भी लगाया हुआ है। 0 इस वजह से लगाया ताकि हमें पता चल जाए कि कब हमने टर्मिनेट करना है। तो मूव DPTR हैश माई डाटा, तो माई डाटा का जो एड्रेस है वो 300 हेक्सा से डाटा स्टार्ट हो रहा है,
तो DPTR के अंदर 300 एक्सेस सेव हो जाएगा। R1 80, क्योंकि अब हमने R1 लोकेशन पे डाटा सेव करना है, तो उसके लिए हम R0 या R1 रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हम R1 के अंदर 80 एड्रेस सेव कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन का। ए को क्लियर करवा रहे हैं। अब मूव C DPTR में 300 है, तो ये इंस्ट्रक्शन जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी तो ए के अंदर 0 है, 0 + 300 एक्सा लोकेशन से डाटा उठाएगा और ए के अंदर मूव कर देगा। और 300 पे पड़ा है टी, तो यहाँ पे ए के अंदर टी आ जाएगा। अब मूव A@R1, तो वो जो टी है या टी का ASCII है वो R1 लोकेशन पे चला जाएगा। और R1 क्या है 80, तो 80 लोकेशन पे वो रोम से डाटा ए के अंदर गया, ए से अब 80 लोकेशन पे चला गया। अब वही डाटा ए के अंदर पड़ा है, उसकी कॉपी अब हमने P0 को भी सेंड कर दी। आगे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, JZ एग्ज़िट चेक कर रहे हैं क्या ए के अंदर 0 तो नहीं आया। जैसे ही ए के अंदर 0 आएगा तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए की ये इस तरह करते रहे, जब 1 by 1 बाइट हम उठाते रहेंगे, एंड पे जब 0 आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 होगी, तो फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि जंप जी, अगर ए की वैल्यू 0 है तो एग्ज़िट कर जाओ। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो इट मीन्स कि आपने पूरा मैसेज रोम से उठा के रैम के अंदर रख दिया है। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इट मीन्स अब आप पहले टी उठाया था, अब आपने एच उठाना है, तो उसके लिए आप पॉइंटर को जो कि DPTR है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब वो जब पहले 300 एक्सा था DPTR, अब वो 301 होगा, तो वो एच को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही हमने जो रैम की जो लोकेशन है पहले 80 एक्सा थी, अब हमने जो डाटा नेक्स्ट 81 पे सेव करना है, तो उसको भी इंक्रीमेंट कर दिया। जंप बैक कर दिया यहाँ पे, और दोबारा अब एच उठाएगा, ए के अंदर जाएगा, ए से फिर R1 की लोकेशन पे, फिर पोर्ट 0 पे एंड सो ऑन। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ए की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू 0 होगी, JZ एग्ज़िट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये हमेशा फिर इधर ही रहेगा। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है, ये रोम में जो मैसेज सेव था उसको उठा के रैम के अंदर लेके आ रहा है, और उसकी हर मैसेज की जो बाइट है उसको पोर्ट P0 पे भी सेंड कर रहा है, और उसको रैम के अंदर भी सेव करवा रहा है। ओके जी, ये हमारा था चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।